आज का हमारा टॉपिक है पूंजी पर ब्याज की गणना करना और उसके लेखे और आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है। तो हम जानते हैं पहले पूंजी पर ब्याज की गणना के बारे में। तो कई बार क्वेश्चंस के अंदर हमें दिया होता है क्लोजिंग कैपिटल और बोला जाता है कि पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए, यानी कितना जो है पूंजी पर ब्याज लगेगा। तो आप जानते हैं कि जो पूंजी पर ब्याज है उसकी जो गणना है वो ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है। यदि क्वेश्चंस में सेशन के शुरू में यानी 1 अप्रैल को या 1 जनवरी को अगर हमें पूंजी दे रखी हो व्यवसाय की तो हम सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि खाते बंद होने के बाद। तो खाते बंद होते हैं हमारे 31 मार्च को, यानी कि वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में जब खाते बंद हो गए तो जो पूंजी का बैलेंस दिया है इसका मतलब है वो हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो एक का बैलेंस है 4 लाख, बी का 3 लाख और सी का 2 लाख रुपए। तो और हमें बोला है कि इनकी पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होगी। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में, एक तो लाभ 1.5 लाख रुपये और ड्राइंग दी हुई है पार्टनर की 20,000, 15,000 और 10,000 रुपये। तो आप जब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में जाने की जो प्रक्रिया है, तो ओपनिंग कैपिटल में यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट जोड़ दिया जाए और उसमें से ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस घटा दिया जाए तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। तो फिलहाल हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, जो चीज़ें ऐड होती हैं उन्हें अब लेस कर देंगे और जो चीज़ें लेस होती हैं उन्हें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। तो फिलहाल हमें दी है क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2019 को 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये, तीनों पार्टनर्स की दे रखी है और ड्राइंग दी है और प्रॉफिट दिया है। ड्राइंग वैसे तो लेस होती है लेकिन अब अपोजिट चल रहे हैं तो अब क्या हो जाएगी, ऐड। तो ड्राइंग है 20,000, 15,000 और 10,000। तो हम ऐड कर देते हैं तीनों को ही। ऐड करने के बाद बैलेंस आ गया 4 20, 3 15 और 2 10 और प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख रुपये। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया इस क्वेश्चन के अंदर। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दिया हो तो लाभों का जो बंटवारा है वो समान रूप से किया जाता है। तो तीनों के बीच में हमने वैसे प्रॉफिट ऐड होता है लेकिन अपोजिट चल रहे हैं इसलिए प्रॉफिट हो जाएगा लेस। 50,000 50,000 50 बराबर समान बंटवारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि कोई दे नहीं रखा लाभ हानि, हमें किस रेशो में बांटना है। तो लाभ लेस करने के बाद बैलेंस बच गया 370, 265 और 160, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो ओपनिंग कैपिटल पर आप 10% जो ब्याज की दर है उसके ऊपर हम निकाल देते हैं। 370 का 10% 37,000, 265 का 10% 26,500 और 160 का 10% 16,000। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे पहले, फिर उसके ऊपर ब्याज की गणना की जाएगी। इसके बाद आता है हमारा दूसरा तरीका, जब क्वेश्चन में पार्टनर के द्वारा पूंजी इंट्रोड्यूस भी की जाती है और जो पूंजी ड्राइंग है वो भी की जाती है, यानी कि पूंजी निकाली भी जाती है और लगाई भी जाती है व्यवसाय में। तो ऐसी परिस्थिति में पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2 पार्टनर हैं सलोनी और सृष्टि, और इनकी जो पूंजी है वो दी हुई है 1 अप्रैल 2016 को। एक की है 2 लाख और इसकी है 3 लाख रुपए। तो ऑन 1 जुलाई 2016 को सलोनी ने 50,000 रुपये और लगा दिए और सृष्टि ने 60,000 रुपये इंट्रोड्यूस कर दी, यानी कि और पूंजी लगाई 1 जुलाई 2016 में। दोनों ने, एक ने 50, दूसरे ने 60। इसके बाद 1 अक्टूबर को तो सलोनी ने निकाले 30,000 रुपये और सृष्टि ने निकाले 1 जनवरी को, यानी कि अलग अलग डेट है निकालने की लेकिन लगाने की सेम डेट थी। निकाले, एक ने निकाले 30,000, दूसरे ने निकाले 15,000 रुपये।
तो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 8% की दर से, तो कितनी जो है पूंजी पर ब्याज आएगा इसकी गणना अब हमें करनी है। तो दो हम पार्ट कर लेते हैं, एक तरफ सलोनी और दूसरी तरफ सृष्टि। तो मान लीजिए 1 अप्रैल को पूंजी लगाई, एक ने 2 लाख और एक ने 3 लाख। तो पहली बार चेंज आया इनकी पूंजी में 1 जुलाई 2016 में, यानी कि 3 माह पश्चात, अप्रैल मई जून 3 महीने तक कोई चेंज नहीं था। तो पहले जो शुरू में पूंजी थी हमारे पास, इसकी 2 लाख रुपए और इसकी 3 लाख रुपए, इन पर 3 माह का ब्याज लगाते हैं जब तक पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 2 लाख पे पूंजी की दर है हमारे पास 8%, 8% की दर से ब्याज लगाना है। और महीने हैं 3, क्योंकि 1 जुलाई में चेंज हुआ है, तब तक हुए 3 महीने, अप्रैल मई और जून। तो 3 महीने का 8% की मूल गुणा दर गुणा समय। तो 2 लाख गुणा में 8 गुणा में 3 समय, 3/12, क्योंकि 3 महीने का निकालना, 3/12, 4 का निकालना हो, 4/12, 5 का निकालना हो, जितने भी माह का निकालना उतने बटे 12। तो ये करके आ जाता है हमारा 3 महीने का, इसका 4000 रुपये और इसका 6000 रुपये। उसके बाद 1 जुलाई को उस सृष्टि सलोनी ने लगाए 50,000 रुपये, तो इनकी पूंजी होगी 2.5 लाख रुपये। पहले 2 थी, तो 1 जुलाई को इसकी पूंजी होगी 2.5, और इसके 3 लाख रुपये थे, इन्होंने 1 जुलाई को लगाए 60,000 रुपये, तो इसकी पूंजी होगी 1 जुलाई को 3,60,000 रुपये। तो इसके बाद जो पूंजी में परिवर्तन आया, सलोनी का तो आया 1 अक्टूबर को, क्योंकि इसने 1 अक्टूबर को निकाले, और सृष्टि का जो परिवर्तन आया पूंजी में वो आया 1 जनवरी में, यानी कि एक का परिवर्तन 6 महीने बाद हुआ और दूसरे का परिवर्तन 3 माह पश्चात हुआ। तो पहले सलोनी की बात करते हैं, पहले 3 महीने का निकाल दिया, उसके बाद फिर 3 महीने बाद यानी कि 1 अक्टूबर को, तो जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 3 महीने और कोई परिवर्तन नहीं हुआ सलोनी की पूंजी में। तो 50,000 लगाने के बाद पूंजी होगी 2.5 लाख, तो 2.5 लाख के ऊपर 8% की दर से 3 माह का फिर निकलता है 5,000 रुपये। उसके बाद 3 माह पश्चात यानी कि 1 अक्टूबर को सलोनी ने 30,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो विड्रॉ करने के बाद 2.5 लाख में से 30,000 गए, तो उसकी पूंजी बच जाती है 2,20,000 रुपये। तो इसके बाद कुछ भी ना, पूरा सेशन 220 रहे हमारे पास। तो 3 महीने पहले निकाल चुके हैं, 3 महीने सेकंड बारी में निकाल दिए, तो बाकी बच गए 6 महीने सेशन के। तो 220 पर अब 6 महीने का ब्याज निकालेंगे तो होगा 8800। तो जो पूरे वर्ष का जो ब्याज है उसका निकल आता है 17,800 रुपये। दूसरे की बात करते हैं सृष्टि की। पहले 3 महीने तक सेम, 3 महीने का निकाला 6,000 रुपये। फिर उसने 60,000 इंट्रोड्यूस किए थे 1 जुलाई को, और जनवरी तक उसने कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जनवरी को उसने विड्रॉ किए। तो जनवरी तक बनते हैं महीने 6, जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 6 महीने। तो 360 पे हमने निकाला 6 महीने का 8% की दर से, वो बनता है 14,400 रुपये। उसके बाद फिर 1 जनवरी को इसने 15,000 रुपये निकाल लिए। तो 360 में से 15 गए, रह गए 345। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 माह बचे हुए हैं, तो 3 माह का फिर इसका ब्याज निकाल देते हैं 345 पर विड्रॉ के बाद, तो आ जाता है 6900 रुपये। तो अब टोटल ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर है इसका 27,300 और इसका है 17,800। तो यह वो परिस्थिति थी जब साझेदारों के द्वारा पूंजी लगाई भी जाती है व्यवसाय में और निकाली भी जाती है। तो उन पर पूंजी पर ब्याज की गणना इस प्रकार की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पूंजी पर जो ब्याज है उसका जो लेखा है वो किस प्रकार साझेदारों के खातों में किया जाता है। तो 2 पार्टनर हैं, अनुपम और अभिषेक। लाभ हानि अनुपात को 3:2 में बांटते हैं और इनकी पूंजी है 1.5 लाख रुपये और 2 लाख रुपये। और 1 जनवरी 2017 को शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज का जो लेखा है वो पुस्तकों में किस प्रकार किया जाएगा आपको बताना है। अगर ये 4 सिचुएशन है A, B, C और D, तो 1 बाय 1 इनका हम स्टडी करते हैं। तो ब्याज की दर दी हुई है हमें नीचे 8%, ठीक है। तो 8% अगर इंटरेस्ट की रेट हो तो अनुपम पर जो ब्याज है वो बनता है 12,000 रुपये साल का, और अभिषेक का बनता है 8 दूनी 16,000 रुपये
साल का। तब हम 1 बाय 1 ABCD 4 केस हैं, इन चारों केसों में एंट्री क्या होगी उस पर देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट पोजीशन है जब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया है 50,000 रुपये और डीड के अंदर यानी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यदि डीड में मेंशन ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज बनता था एक का 12 और एक का 16, तब वो उनको पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं था। तो जो 50,000 रुपये प्रॉफिट था तो वो बिना ब्याज दिए साझेदारों के लाभ हानि खाते के अनुपात में बांट दिया जाएगा, जो कि हमारा है 3:2। तो 50,000 प्रॉफिट 3:2 में बांट दिया, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है जब डीड इज साइलेंट, यानी कि डीड में कोई जिक्र नहीं है पूंजी पर ब्याज का। तो दूसरी परिस्थिति है कि डीड में साझेदारी स्लेख में पूंजी पर ब्याज दिया गया है तो उसकी दर है 8%। 8% उसकी दर है पूंजी पर ब्याज की, और जो फर्म है उसको लॉस हुआ है 10,000 रुपये साल के दौरान। तो अब बताइए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका लेखा किस प्रकार किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक की बनती है 12, दूसरे की है 16,000 रुपये। वो सेम क्वेश्चन है, ये पीछे वाला ही, परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। पहली परिस्थिति में तो डीड में मेंशन नहीं था साझेदारी स्लेख में, दूसरे में साझेदारी स्लेख में मेंशन है लेकिन उस वर्ष व्यवसाय को 10,000 रुपये का लॉस हो चुका है। उस समय क्या खाता होगा, हमारे अकाउंट्स किस प्रकार बनेंगे। तो लाभ तो है ही नहीं तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऊपर से 10,000 रुपये हानि भी होगी, तो जो हानि है वो साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाती है 3:2 में, और इस प्रकार से सेकंड सिचुएशन में हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, यानी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि जो ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह केवल लाभ होने की परिस्थिति में ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहाँ पर लॉस था इसलिए नहीं दिया जाएगा, और जो लॉस है वो साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी परिस्थिति की, जब पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपये है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही सेम क्वेश्चन है 8% की दर से। तो पहले का 1.5 लाख पर लगता है 12,000 रुपये और दूसरे का है 16,000 रुपये। तो प्रॉफिट अवेलेबल है तीसरे केस में 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 12 और 16 28,000 रुपये। तो 50,000 में से 28 घटा के 22,000 रुपये प्रॉफिट बच जाता है। तो हम एंट्री देखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट है 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 16 और 12 28,000 रुपये तो हम दे सकते हैं क्योंकि लाभों में से दिया जा सकता है पूंजी पर ब्याज। प्रॉफिट 50 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देते हैं, अनुपम का 12 और अभिषेक का 16। तो इसके बाद प्रॉफिट बच गया 22,000 रुपये। तो इस प्रॉफिट को साझेदारों के लाभ हानि खाते में 3:2 में बांट दिया जाएगा। एक का बनता है 13,200 और दूसरे का बनता है 88,000 रुपये। तो इस तरह से जो प्रॉफिट हो तो पूंजी में से ब्याज दिया जा सकता है और जो बाकी बचता है उसे लाभ हानि खाते में उनके साझेदारों में बांट दिया जाएगा। तो ये तीसरी परिस्थिति थी। चौथी परिस्थिति है कि जब फर्म में जो प्रॉफिट है वो है 14,000 रुपये, यानी कि लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज है ज़्यादा, लाभ है कम। तो पूंजी पर ब्याज बनता है 28,000 रुपये और प्रॉफिट है 14,000 रुपये। तो इस परिस्थिति में जो वितरण है ब्याज का, वो जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का है 12,000 दूसरे का है 16,000, तो इसका अनुपात निकाला जाएगा। 4 तिये 12 चौकी चौकी 16, यानी कि 3:4, यानी कि उनके पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटा जाएगा यदि लाभ कम हो और ब्याज ज़्यादा हो। तो यहाँ लाभ है सिर्फ 14,000 रुपये। 14,000 रुपये को उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 16,000 और 12,000 रुपये है वो अनुपात में बांटते हैं तो आ जाता है 3:4। तो 3:4 में ही बांटेंगे क्योंकि जितना भी लाभ है उससे ज़्यादा तो हम पूंजी पर ब्याज दे नहीं सकते।
14,000 रुपये लाभ था, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अनुपात में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी चौथी परिस्थिति कि जब लाभ कम हो और पूंजी पर ब्याज ज़्यादा हो। अब बात करते हैं आहरण पर ब्याज की। यदि क्वेश्चन में डेट मेंशन ना हो, यानी कि जो ड्राइंग है किस तिथि को साझेदारों के द्वारा की गई है, तो उस परिस्थिति में 6 माह का ब्याज लगाया जाता है जब आहरण की तिथि ना दी हो। दूसरा है जब तिथि मेंशन हो और जो ड्राइंग है वो अलग अलग राशि की करते हैं या सेम राशि की करते हैं। तो 2 तरीके हैं निकालने के आहरण पर ब्याज। पहला सिंपल, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। तो दोनों को ही 1 बाय 1 हम समझेंगे। सिंपल मेथड में तो जितने समय का आहरण है आपका, उस टाइम पीरियड के 3 महीने रहा आहरण आपका, 3 महीने का ब्याज 6 है तो 6 का, 8 है तो 8 महीने का, क्योंकि डेट हमें दी होती है। और दूसरे में प्रोडक्ट मेथड है, इसके अंतर्गत पहले जितनी राशि जितने माह आपने यूज की है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बाद में जो प्रोडक्ट आता है टोटल उसको मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिवाइडेड 1/12, यानी कि 1 माह का गणना की जाती है इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड में। एग्जांपल से समझते हैं इसको आगे। तो पहला है व्हेन डेट इज़ नॉट गिवन, कोई तारीख नहीं दी, किस तारीख को साझेदारों ने आहरण किया है। तो एग्जांपल है ड्राइंग ऑफ पार्टनर ए एंड बी 6,000 4,000 रिस्पेक्टिवली एट द रेट ऑफ 10% जो है आहरण की दर है। तो अब कुछ नहीं पता कि कौन सी तारीख को पूरे वर्ष में कब इन्होंने आहरण किया, तो 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा ऐसी परिस्थिति में। तो पहले निकालते हैं ए के आहरण पर ब्याज कितना होगा। तो 6,000 रुपये आहरण किया, 10% की रेट 10/100, तो 6 माह का लगाना है 6/12, तो ये हमारा आ जाता है 300 रुपये। और बी की बात करते हैं, इसने आहरण किया वर्ष के दौरान 4,000 रुपये, 10% दर है 10/100, 6 महीने का निकालेंगे तो 6/12, तो ये आ जाता है 200 रुपये। जब डेट मेंशन ना हो तो 6 माह का ब्याज लगाया जाता है। सेकंड परिस्थिति है कि जब डेट तो पता है लेकिन जो आहरण है साझेदार के द्वारा भिन्न भिन्न राशि का किया गया है, यानी कि जो राशि है आहरण की वो अलग अलग है। तो ये एग्जांपल से समझते हैं। पहले बात करते हैं सिंपल मेथड की। तो सिंपल मेथड 1 जून को उसने 10,000 रुपये का आहरण किया, 1 अगस्त को 700 का, 1 अक्टूबर को 1200 का, 1 दिसंबर को 500 का, 1 फरवरी को 500 का। तो भिन्न भिन्न तिथियों में भिन्न भिन्न राशि का जो आहरण किया गया है। तो इसमें पहली जो जून को किया उसमें 10 महीने का ब्याज लगेगा, दूसरे पे 8 महीने का, तीसरे पे 6 महीने का, उस पर फिर 2 महीने का, उस पर लास्ट 4 का, फिर 2 का। तो इन पे इंडिविजुअल निकाला जाता है सिंपल। 1,000 गुणा इंटरेस्ट की रेट 10%, 10/100 गुणा में 10 महीने हैं तो 10/12, तो 83 रुपये आ जाता है। उसी तरह 750 गुणा में 10% है, जितने भी रेट दी हो 10/100 गुणा में 8/12, तो इस तरह से इंडिविजुअल निकालते हैं। टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 221 रुपये सिंपल मेथड में जब हम निकालेंगे। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सिंपल मेथड से निकालते हैं तो 221 रुपये आ गया। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो इसके अंतर्गत जितनी राशि हमने आहरण की है, जितने महीने हमने उस राशि का प्रयोग किया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 1000 को 10 से, 750 को 8 से, 1250 को 6 से, 500 को 4 से, 500 को फिर 2 से, तो इस तरह से सबका जो टोटल है वो आ जाता है 26,500। तो इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट कर गुणा करने का टोटल आया वो है 26,500 रुपये, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 10%, 10/100। उसके बाद है प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाता है, यानी कि 1/12। तो इस तरह से भी अगर प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं तो 221 रुपये, यानी कि दोनों में किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, सिंपल मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से आहरण पर ब्याज की गणना जब जो साझेदारों के द्वारा जो आहरण है वर्ष के दौरान भिन्न भिन्न तिथियों में और भिन्न भिन्न राशियों का किया जाता है। अब बात करते हैं आहरण पर ब्याज की जब साझेदारों के द्वारा फिक्स्ड अमाउंट,
यानी कि पूरा वर्ष जो है राशि है जब की जाती है आहरण के रूप में वो फिक्स है, यानी कि अलग अलग राशि का आहरण उनके द्वारा नहीं किया जाता। तो ये विभिन्न परिस्थितियां हैं मंथली बेसिस पे तो अलग अलग परिस्थितियां हैं कि मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे और हाफ ईयरली बेसिस पे, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ, लास्ट डे ऑफ मंथ और मिड ऑफ मंथ भी अगर किसी यानी कि साझेदार के द्वारा हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की बीच में यानी कि 15-16 तारीख को और हर महीने के अंत में। उसी तरह से क्वार्टरली, क्वार्टर 4 होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। तो फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर। उसी तरह से हाफ ईयरली भी है, लेकिन जो क्वेश्चन है हमारे आते हैं एग्जाम्स में मोस्टली मंथली और क्वार्टरली पूछे जाते हैं। तो हम इनका 1 बाय 1 करते हैं। तो जो ये टेबल है इसके अंदर सिर्फ समय बताया गया है आपको भी कितने समय का जो ब्याज है वो निकाला जाएगा। तो हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। मंथली यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ, तो पहला है एट द बिगिनिंग यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ। अब मान लीजिए तो कैसे निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इसकी गणना की जाती है। तो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखी जाती है इसमें, यानी पहला आहरण जो किया उस पर कितने महीने का ब्याज लगेगा और जो अंतिम आहरण किया है उस पर कितने महीने का ब्याज लगेगा। सपोज करो कि हमारा सेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो जो आहरण है, पहली परिस्थिति है कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ, यानी कि पहले ही हम आहरण करेंगे 1 अप्रैल को और अंतिम आहरण करेंगे हम 1 मार्च को, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च सेशन है हमारा। तो पहला आहरण होगा 1 अप्रैल को और लास्ट होगा 1 मार्च को। तो जब हम 1 अप्रैल को आहरण करेंगे तो उस पर लगेगा पूरे 12 महीने का, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 महीने अभी पेंडिंग है। तो लास्ट आहरण करेंगे वो 1 मार्च को करेंगे, तो उसमें सिर्फ 1 ही महीने का ब्याज लगता है सेशन के दौरान। तो फॉर्मूला बनता है जो फर्स्ट आहरण पे कितने महीने का ब्याज लगेगा वो बनते हैं 12, लास्ट आहरण पे कितने महीने का ब्याज बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला बन जाता है 13/2 यानी कि 6.5 महीने का ब्याज लगेगा जब फर्स्ट डे ऑफ मंथ आहरण किया जाता है साझेदारों के द्वारा। अब बात करते हैं मिडल की, यानी कि 15 या 16 जनवरी को आहरण करता है साझेदार। तो मान लीजिए फिर वही सेम फर्स्ट आहरण पे कितने महीने का लगेगा और अंतिम आहरण पे कितने महीने का। तो फर्स्ट आहरण वो करता है 1 अप्रैल को सेशन शुरू होता है तो 16 अप्रैल से, यानी कि आधा महीना जा चुका है, ठीक है, क्योंकि महीने के मिड में करना है तो आधा महीना चला गया। तो पहली आहरण पे लगेगा 11.5 महीने का। और जो लास्ट है हम करेंगे 16 मार्च को, यानी कि 15 दिन पेंडिंग होंगे उसमें, यानी आधा महीना, ठीक है। तो पहले पे लगता है 11.5 महीने का और अंत वाले पे लगता है आधे महीने का। तो 11.5 प्लस आधा डिवाइडेड बाय 2। तो हमें फॉर्मूला कोई भी निकालने का होता है पहले आहरण पर कितने महीने का ब्याज लगेगा और अंतिम आहरण पर कितने महीने का। टोटल बनता है 6 मंथ। तो सेम एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी हम हर महीने के अंत में करते हैं पूरा साल आहरण, तो कितने महीने का। तो पहला हम करेंगे 31 अप्रैल को, तो 1 महीना गया तो 11 महीने का। और दूसरा हम करेंगे अगर महीने के अंत में ही कर रहे हैं तो 31 मार्च को, तो 31 मार्च को सेशन खत्म हो जाता है तो किसी एक भी महीने का नहीं लगेगा, तो 0। तो फॉर्मूला बनता है पहले आहरण पे 11, अंतिम आहरण पे 0, तो 5.5 महीने का। उसी तरह से क्वार्टर की बात करते हैं। क्वार्टर होते हैं 4, 1 अप्रैल से, फिर 3 महीने चले जाएंगे, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई से, तो जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर से, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी 1 जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का सेशन है हमारा। अब फिर वही बात, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर है, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर। फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर यानी पहला क्वार्टर 1 जनवरी से शुरू हुआ और 1 अप्रैल से, तो उस पर लगेगा पूरे 12 महीने का। लास्ट क्वार्टर शुरू होता है 3 महीने का क्वार्टर होता है 1 जनवरी यानी जनवरी फरवरी मार्च, तो 1 जनवरी को करते हैं तो उस पर लगेगा 3 महीने का। तो 12 + 3 15/2, तो बन जाता है 7.5 महीने का। अगर हम मिड में करते हैं, 3 महीने का सेशन है, तो उसका मिड आएगा यानी कि 1.5 महीने बाद। तो साल के अंदर 1.5 महीने बाद अगर हमने ड्राइंग करी है तो फर्स्ट ड्राइंग पे लगेगा 10.5 महीने का। और लास्ट हम करेंगे फरवरी के मिड में, क्योंकि लास्ट है 1 जनवरी से 31 मार्च, तो 15 दिन बाद यानी 1.5 महीने बाद मिड उसका आएगा, 3 महीने है टोटल,
तो बनता है लास्ट पे लगेगा 1.5 महीने का, तो 10.5 प्लस 1.5 यानी कि 6 महीने का ब्याज लगेगा। उसी तरह से पहला क्वार्टर ख़त्म होने के बाद और लास्ट क्वार्टर ख़त्म होने को हम ड्राइंग करते हैं। तो पहले क्वार्टर ख़त्म होएगा अप्रैल मई जून यानी 30 जून को, तो उस पर लगेगा 9 महीने का। लास्ट क्वार्टर ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो 0, कोई महीने का ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि सेशन ख़त्म हो चुका है। तो टोटल हो गया 4.5 महीने का। तो इसी तरह से हाफ ईयरली का आप निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 इनके न्यूमेरिकल आगे देखते हैं कि करके। तो ये एग्जांपल अब हमारे सामने हैं। मान लीजिए कि साझेदार के द्वारा 10,000 रुपये पर मंथ बिगिनिंग में किया जाता है, 7 महीने के शुरू में जो आहरण किया जाता है। तो इस पर यानी कि टोटल साल में वो करेगा 1,20,000 रुपये का आहरण। तो फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, हम टोटल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो टोटल अमाउंट होगी 1,20, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 8/100, समय है 6.5, क्योंकि हमने पीछे निकाला है। तो फर्स्ट डे ऑफ मंथ होती है तो 6.5 महीने का ब्याज लगता है। तो 6.5/12, तो 6.5 को हमने कर दिया 13/2 और 12 तो पहले ही आएगा, क्योंकि 6.5/12 समय बटा 12, 3 महीने 3/12, 5 महीने तो 5/12, तो 6.5 है तो 6.5/12। तो 6.5 को हमने 6 से 1/2 बनता है तो 13/2 लिख दिया है। तो इस तरह सोल्व करके ये आ गया 5200 रुपये। दूसरा है 10,000 पर मंथ है, मिड में करता है तो उस पर लगता है 6 महीने का। सीधा है 1,20 साल का गुणा में समय 8/100, 6/12, तो टोटल बन जाता है 4,800 रुपये। तीसरा है 10,000 पर मंथ, साल का 1,20, एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि महीने के अंत में करेगा तो लगेगा 5.5 महीने का। तो वो बन जाता है 1,20 गुणा में 8/100 गुणा में 5.5 का मतलब 5 से 1/2 यानी कि 11/2, 12 तो आएगा ही आएगा नीचे, तो यह आ जाता है हमारा 4,400 रुपये। तो सेम इसी तरह क्वार्टरली का निकाल सकते हैं। 30,000 रुपये क्वार्टर हो तो साल का 1,20 हो गया, 8% की रेट है तो 8/100 और 7.5 यानी कि 15/2/12, तो ये हमारा 6,000। तो इसी तरह से सभी का निकाल सकते हैं 4,800, 3,600। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर, और ये उनकी गणना इस प्रकार की जाती है। और अंत में आप सभी का धन्यवाद।